हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? सो माय डियर एस्पिरेंट्स, बात होनी है आज वोकेब पे। वोकेब स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं? कल हमने कुछ चीजों पे डिस्कशन कर लिया था, लेकिन कुछ अभी बाकी है, ठीक है ना? जिन चीजों पे हमने डिस्कशन किया था, इमेज बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, कुछ हमने डिस्कस किए थे, कुछ रिमेन थे हमारे इमेज बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ इमेज बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस रिमेन थे इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, उन पे चलेंगे, और साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है ना? तो सारे के सारे मसाले के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स। शुरू करते हैं आज के स्टूडेंट कॉर्नर के साथ। और आज के स्टूडेंट कॉर्नर में औंडला दास जी का थॉट हमारे सामने है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. कभी भी हमें अपनी फर्स्ट विक्ट्री पे खुशियां नहीं मनानी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप सेकंड में फेल हुए, सेकंड टाइम अगर आप फेल हुए, तो आपकी तारीफ करने वाले कम, ये कहने वाले ज्यादा होंगे कि भाई पहली विक्ट्री तो इसकी बाय लक थी। जैसे एक एग्जाम बंदे का क्वालिफाई हो गया और उसने अपना पूरा गुणगान गा दिया, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगली बार अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ, तो सिंपल सी चीज है, सभी लोगों की नजरों में क्या आएगा? अरे रियल इंटेलिजेंस तो है नहीं, ये तो भाई लक क्वालिफाई हो गया था पिछली बार, ठीक है ना? तो हमें तब तक मेहनत करनी है जब तक हम सफल ना हो जाए। छोटी छोटी चीजों पे खुशियां नहीं मनानी, बैठ के खुशियां मनाओ, दैट इज फेयरवेल, लेकिन उसको इतनी हाइट तक मत लेके जाओ कि आगे फेलर का सामना करना पड़े, ठीक है। साथ ही साथ आंसर्स की बात करूं, बिल्कुल रेगुलर एस्पिरेंट है हमारा संदीप कुमार, रेगुलर इसका आंसर मैं देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ एस्पिरेंट्स हैं बहुत ही रेगुलर है और कुछ इरेगुलर भी हैं, ठीक है। सो बी रेगुलर। अगर हमें सक्सेस पानी है तो भाई एक चीज पे तो फोकस करना पड़ेगा, दैट इज रेगुलरिटी। अगर हम रेगुलर हैं तो आज नहीं तो कल हम सक्सेसफुल भी होंगे, याद रखिए इस चीज को। साथ ही साथ औंडला दास जी का आंसर है, सागर राज जी आपको आंसर भी करना है। स्कोर आपका मैंने देख लिया, वेरी गुड। रोहन साहा पॉडर, आपका भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड सर, 7 आउट ऑफ 12, एंड आपने आंसर्स भी दिए, वेरी गुड। अभी लास्ट में आपको क्लास के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो शुरू करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन इमेजेस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन इडियम्स एंड फ्रेजेस पे जो बेस होंगी हमारी इमेजेस पे, ठीक है। तो सबसे पहला इडियम हमारे सामने है, देखिए बहुत ही प्यार से आराम से समझेंगे चीजों को। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कैट्स और डॉग्स की रेनिंग हो रही है, आसमान से कैट्स और डॉग गिर रहे हैं, नहीं ना? मतलब क्या? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? इट्स रेनिंग हैवली, मतलब जो बारिश हो रही है ना सर, वो बहुत तेजी से हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, दैट इज वन, ठीक है। सो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? रेनिंग वेरी हैवली, बहुत ज्यादा तेजी से बारिश हो रही है। जैसे हैवी रेन इन मुंबई, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हैवी रेन इन मुंबई, ठीक है ना? सो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? समझ गए सभी? क्या हुआ मतलब? रेनिंग हैवली, बहुत तेजी से जो बारिश हो रही है, दैट इज वन। अपना खुद का स्टेटमेंट फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद करनी है चीजें, तो याद रखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए सबसे रामबाण तरीका क्या है? जो भी आप इडियम्स एंड फ्रेज लर्न करना चाहते हैं, उसको खुद के स्टेटमेंट में यूज कर लीजिए, वो चीज आप नहीं भूलेंगे फिर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। खुद का स्टेटमेंट बनाइए और उसमें फॉर्म करिए उस चीज को। क्लियर हो गई बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला इडियम आपके सामने है, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब किसी भी रहस्य को उजागर करना। रहस्य को उजागर करना इन द सेंस, कोई सीक्रेट था आपके पास, उसको रिवील करना, जिसे रिवील नहीं करना चाहिए था, जिसे आपको रिवील नहीं करना चाहिए था, उस सीक्रेट को आपने रिवील कर दिया, दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। सो मीनिंग आपके सामने है, disclose a secret that was supposed to be kept,
वेल एज अ सीक्रेट, मतलब उस सीक्रेट को डिस्क्लोज करना जो आपके पास सीक्रेट रहना चाहिए था, जिसे आपको सीक्रेट रखना चाहिए था, उसे आपने डिस्क्लोज कर दिया। सो डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? डोंट रिवील सम सीक्रेट। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब प्रीमियर सेशन हो रहा है तो भाई ये मत कहना सर नाम लीजिए, मैं यहीं पे आपके सामने कमेंट बॉक्स में हूं, ठीक है ना। बगल में जो कमेंट चल रही है, चैट्स चल रही है, मैं सारी देख रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो यहाँ पे पूछिए, मैं इसी चैट में आपका जवाब दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इंग्लिश बाय नितिन महेंद्रास। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आस्क करिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आस्क करेंगे, वहां पे स्क्रीनशॉट लेंगे, तुरंत पूछेंगे सर ये प्रॉब्लम है, इसे डिस्कस करिए, क्लियर करिए, पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और काफी लोग ये बात जानते भी हैं वैसे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब ऐसा होगा जब पिग्स फ्लाई करेंगे, पिग्स के पंख लग जाएंगे, वो उड़ना शुरू हो जाएंगे, तब ये काम जरूर हो जाएगा। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब क्या? मतलब सरकेज़म थ्रू करना। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या हुआ? सरकेज़म थ्रू करना, किसी के ऊपर सरकेज़म थ्रू करना, किसी पर्टिकुलर बात पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सरकेज़म थ्रू करना, दैट इज व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है। अब व्हेन पिग्स फ्लाई को आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कैसे कोरिलेट करेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई को, ठीक है। एक सिंपल वे में समझिए, जब हम सामने वाले को सरकेज़म थ्रू कर रहे हैं, कैसे? A humorous, sarcastic remark used to indicate the unlikeliness of some event or to mock the credulity of others। देखिए क्रेडलिटी, अगर मैं क्रेडलिटी की बात करूं तो क्या है? बेवकूफी, सामने वाले की बेवकूफी पे हंसना, सामने वाले का मजाक उड़ाना, दैट कुड बी वन। ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, या कहना कि हाँ भाई ये काम तो तुम्हारा हो जाएगा, हाँ तुम टॉप तब करोगे व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या हुआ? मतलब कभी नहीं। हम कहीं ना कहीं किसी इम्पॉसिबल चीज के लिए सामने वाले का मजाक उड़ा रहे, समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। हम नहीं उड़ा रहे, मतलब इसका मीनिंग वो है। अब समझ गए भावनाओं को? क्लियर हो गई बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। बिल्कुल प्यार से पढ़ना है, चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझिए। टू क्राई फॉर द मून, मून के लिए चिल्लाना। अब अगर कोई कह रहा है मुझे तो मून ही चाहिए, मुझे तो चांद ही चाहिए, चांद तोड़ के ले आओ मेरे लिए, ठीक है ना, तो भाई ये क्या है? एक इम्पॉसिबल डिजायर। अगर आप ध्यान से देखें, टू क्राई फॉर द मून का मतलब क्या हुआ? एन इम्पॉसिबल डिजायर, मतलब ऐसी डिजायर जिसको फुलफिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ठीक है ना। टू क्राई फॉर द मून का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी चीज समझ सकते हैं, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज के लिए विश करना जो पूरी तरह से क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। दैट इज टू क्राई फॉर द मून। क्लियर हो गई मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, जैसे मैंने बोला ही इज क्राइंग फॉर द मून, he is crying for the moon, मतलब he is wishing for something that is impossible, he is just wishing for something that is impossible। क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, टू कैरी द डे। अच्छा, कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब क्या होता है? जीतना, विन करना। कैरी द डे का मतलब क्या है? कैरी मींस वैसे ब्रिंग मींस लाना, कैरी मींस ले जाना, तो डे को ले जाना नहीं है, डे को कहीं पे ले जाना नहीं है, डे को सक्सेस तक ले जाना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अपने दिन को सक्सेस तक ले जाना मतलब जीतना। कैरी द डे का एक्चुअल मतलब क्या हो गया? जीतना, ठीक है। सो जनरली गेम्स के लिए यूज करते हैं इसका, या सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज कैरी द डे। टू विन और टू सक्सीड, विन या सक्सीड के लिए आप यूज कर सकते हैं कैरी द डे का, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट, सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, मतलब जो रेनी डे है उसके लिए कुछ बचाना, उसके लिए कुछ सेव करना, दैट इज वन। अब सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे कैसे आपको रिलेट कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ भी, वैसे जनरली समथिंग में ज्यादातर यूज करते हैं किसका? मनी का।
समथिंग में जो यूज होता है जनरली मनी का यूज होता है भविष्य के लिए पैसे को बचा के रखना। जैसे क्या होता है ना सर कि कभी कभी पॉइंट्स ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कोरोना वायरस ही आ गया। अब जिसके पास पैसा था, जिसके पास पैसा था उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं था उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, समझ में आ रहा है ना। सो वी शुड सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। हमें प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ना कुछ बचत करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। सीधा सा लॉजिक है, आराम से कोरिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका, टू कीप समथिंग स्पेशली मनी फॉर अ टाइम इन फ्यूचर व्हेन इट माइट बी नीडेड। मतलब पैसा बचा के रखना उस टाइम के लिए जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है ना। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज ओके। अगला पॉइंट क्या है सर, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। स्पेड, स्पेड मींस वैसे फावड़ा होता है। क्या होता है, फावड़ा होता है। फावड़ा होता है, कुदाल होता है, दैट इज स्पेड, ठीक है ना। तो कॉल अ स्पेड एक्चुअल मीनिंग क्या रखता है, जैसे को तैसा कहना। जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ हाइडिंग फैक्ट्स, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ हाइडिंग फैक्ट्स, आई जस्ट कॉल अ स्पेड, ठीक है। मतलब मैं कुछ चुरा छुपा के बात नहीं करता, जैसा है वैसा कहता हूं, क्लियरली बोलना, साफ साफ बोलना, जैसा है वैसा बोलना, दैट इज कॉल अ स्पेड। समझ में आ गई बात, ओके। सो यहां पे अगर हम देखें, फावड़े को फावड़ा बोलना, अगर इसका मीनिंग निकालोगे तो क्या निकलेगा, कॉल अ स्पेड, तो मतलब कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। अगर यहां से अगर हम देखें तो मीनिंग निकालें इसका हिंदी में, अब आप रिलेट करें तो आपको सीधे सीधे रिलेशन मिल जा रहा है, ठीक है ना। टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, टू स्पीक आउट ओपनली, मतलब किसी चीज को प्लेन टर्म्स में बोलना, किसी चीज को जो ओपनली आप बोल रहे हैं सामने वाले से, दैट इज कॉल अ स्पेड। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई भावनाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला पॉइंट, दैट्स अ लोड ऑफ कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए कल भी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। एक कॉक है और एक बुल है, दोनों की भयंकर लड़ाई हुई और लास्ट में क्या हुआ, कॉक जीत गया। इज दिस पॉसिबल, इज दिस ट्रू, जनरली पॉसिबल नहीं है ये बात। कॉक बुल से कैसे जीतेगा, सिंपल। सो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हुआ, फॉल्स स्टोरी, अपने आप में जो झूठी कहानियां। जैसे बॉयज आराम से रिलेट कर पाए, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बॉयज अच्छे से समझेंगे इस चीज, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको कुछ भी बताते रहते हैं अपना, मैं वहां गया था, फिर मैंने ये किया वो किया, मतलब कुछ भी हवा में, ठीक है। यू नो इट वेल दे आर जस्ट टेलिंग अ लाई, यू नो इट वेल कि आपको पता है कि वो बोल रहे हैं जो खाली हवा में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सुनते, भाई दोस्त हैं, जैसे भी दोस्त हैं अपने, ठीक है ना। सो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या हो गया, फॉल्स स्टोरी। कोई भी जो झूठी कहानी सुना रहा है, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। क्लियर हुई मेरी बात, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं, एन इमेजिनरी और फॉल्स स्टोरी। देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी कैसी होगी, एन इमेजिनरी और फॉल्स स्टोरी, मेड अप स्टोरी, बनाई बनावटी कहानी, हार्ड टू बिलीव, ऐसी कहानी जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो, हाँ, या पॉसिबल ही ना हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी क्लियर हो गया सबको, एक फॉल्स स्टोरी को कोरिलेट कर देगा कॉक एंड बुल स्टोरी, भावना क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला, अ रोलिंग स्टोन, रोल करता हुआ स्टोन। अब रोलिंग स्टोन से कैसे आप कोरिलेट कर पाएंगे, रोलिंग स्टोन मतलब जो एक जगह पे टिकता नहीं, जो बंदा क्या करता है, एक काम में नहीं टिक पाता, या एक बंदा जो जॉब छोड़ता रहता है दूसरी पकड़ता रहता है, ऐसे आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। एक बंदा जिसको मतलब अलग अलग काम पसंद आते हैं, एक काम करता है, पहले पसंद था बाद में नहीं पसंद है, अब अगले काम में जा रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब क्या कर रहा है वो बंदा, रोलिंग स्टोन। या फिर कभी एस्पिरेंट्स का भी प्रॉब्लम रहता है, कभी बैंक, कभी एसएससी की तैयारी करें, कभी सिविल की तैयारी करें, समझ रहे हैं ना। सो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को भी हम रोलिंग स्टोन बोल सकते हैं, ठीक है ना। रोलिंग स्टोन का मतलब क्या है, जो अपने जगह पे एक जगह पे टिक नहीं रहा, वो बंदा भी हो सकता है, वो सामने वाले का माइंडसेट भी हो सकता है, दैट कुड बी एनी, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? ओके, सो अ रोलिंग स्टोन को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? वन हु इज नेवर कांस्टेंट टू वन वर्क और द अदर, मतलब एक बंदा जो कांस्टेंट नहीं रहता किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। अ पर्सन हु डज नॉट सेटल डाउन इज नॉट अटैच टू एनीथिंग और एनीवन, मतलब जो कभी सेटल डाउन नहीं होता अपने पॉइंट पे, दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो व्हाट, अ रोलिंग स्टोन। क्लियर हो गई मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहे तो एक बार थम्स अप करके बता देंगे, मैं सब देख रहा हूं। हाँ ओके, चलिए सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लास्ट ईडियम है हमारा आज का, उसके बाद हम चलेंगे कुछ प्यारे प्यारे से धमाकेदार से क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन वो जो एग्जाम में आए और जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा, उन क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना? सो अब पहला पॉइंट क्या है? टू हैंग अप वंस बूट्स। टू हैंग अप वंस बूट का मतलब क्या हुआ? एक सिंपल सी चीज समझेंगे। टू हैंग अप वंस बूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे। किसी पॉइंट से रिटायर होना, किसी जॉब से रिटायर होने के लिए भी यूज करते हैं इसका, या किसी ने संन्यास ले लिया, गेम छोड़ दिया, एवन गॉड रिटायर्स, मतलब टू हैंग अप वंस बूट्स का मतलब क्या हुआ? टू रिटायर, टू परमानेंटली स्टॉप प्लेइंग अ स्पोर्ट। जनरली ये स्पोर्ट्स के लिए भी यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं टू हैंग अप वंस बूट्स। जैसे ही हैज जस्ट हैंग्ड अप हिज बूट्स, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? ही के लिए वंस की जगह पे हिज आ जाएगा। सचिन की बात की तो हिज आ जाएगा, अगर प्लूरल की बात की तो देयर आ जाएगा, दैट कुड बी, ठीक है? समझेंगे इस चीज को। तो किसी गेम को खेलना परमानेंटली बंद करना या रिटायर हो जाना किसी पर्टिकुलर काम से, दैट इज टू हैंग अप वंस बूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, याद रखेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, वहां पे मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं, इसके नीचे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगले 12 आवर्स के अंदर आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? चलिए, सो idioms एंड phrases asked इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन वो जो एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है? और जिनकी पॉसिबिलिटीज अपकमिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना? सो सबसे पहले जो आपके पास ईडियम है क्वेश्चन, वो कुछ ऐसा है, टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, फटाफट देखिए और टिक करिए आंसर, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चंस का एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। सबसे पहले तो पाई का मतलब समझ लेते हैं, आखिर ये पाई जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? पाई मीन्स होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, पाई का मतलब होता है गड़बड़, या पाई को एक बहुत ही प्यारा वर्ड समोसा। भूख तो नहीं लग रही ना? वेरी गुड। तो पाई को हम समोसे से भी रिलेट करते हैं और गड़बड़ से भी रिलेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़, दैट इज ऑल्सो पाई, और समोसे से भी रिलेट करते हैं, ठीक है ना? टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया और समोसा भी हो गया, ठीक है ना? तो हर गड़बड़ में अपनी फिंगर उसेड़ के रखना, कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? हर जगह अपने हाथ डालना। टू फाइट विद एवरीवन, हर बंदे से लड़ना। टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइजेस। देखिए, एक बंदा जो इन्वॉल्व है बहुत सारी एक्टिविटीज में, बहुत सारे इंटरप्राइजेस में, बहुत सारे वर्क्स में एक साथ जो बंदा इन्वॉल्व है, इस पर्टिकुलर इडियम का यही मीनिंग है, टू बी इन्वॉल्व इन लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइजेस। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारे बी पार्ट आंसर टिक किया उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट, और जिन्होंने सी पार्ट टिक किया, डी पार्ट टिक किया या ए पार्ट टिक किया उनका थोड़ा सा गलत हो गया। बिल्कुल, बी वालों का सिक्सर लग चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स, वेल डन, ठीक है? एसएससी सीजीएल 17 अगस्त 2017 को आया हुआ क्वेश्चन, याद रखिए, ठीक है? टू मेक फन ऑफ एवरीवन, हर किसी का मजाक उड़ाना, दैट कुड बी टू लीव एवरी जॉब अनफिनिश्ड, हर जॉब को अनफिनिश्ड छोड़ देना, ठीक है ना? आधे में ही काम को छोड़ देना, दैट इज वन।
तो आंसर क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट इज बी पार्ट। ऑफ कोर्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं भाई अगला प्यारा सा क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। बिल्कुल, सो आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्पिक एंड स्पैन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्पिक एंड स्पैन? अच्छा, अब सबसे पहली चीज तो हम स्पिक और स्पैन को जान लेते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में तो कोई भी वर्ड आ सकता है। मैं कहूं इस ईडियम का मतलब ये है, तो भाई ईडियम में जो वर्ड है उसका भी तो कुछ मतलब है, वो भी तो पता होना चाहिए हमको। हो सकता है वही वर्ड कहीं आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो स्पिक एंड स्पैन, देखिए स्पिक का मतलब होता है मैक्सिको का निवासी। शायद ये 99% लोगों को बात नहीं पता होगी। ठीक है, स्पिक मीन्स होता है मैक्सिको का निवासी। 99% क्या, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं इस टाइम पे। ठीक है ना, सो स्पिक मीन्स क्या होता है? मैक्सिको का निवासी। ठीक है ना, और स्पैन मीन्स होता है विस्तार। स्पैन मीन्स होता है विस्तार। अब आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है, बिल्कुल सी पार्ट जो टिक कर रहा है, बिल्कुल सिक्सर लग चुका है सर आप लोगों का, वेल डन। अब अगर मैं बात करूं स्पिक एंड स्पैन को याद करने की, ठीक है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही होता है इसका मतलब, साफ सुथरा। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्पिक मीन्स होता है मैक्सिको का निवासी, और जो मैक्सिकन बंदा है, मैक्सिको में रहता है, वो एक साफ सुथरा इंसान है, साफ सुथरी जगह पे रहता है, और जहां जहां उसका विस्तार है, जहां जहां वो रह रहा है, वो भी क्या है? साफ सुथरा है एरिया भी। ठीक है, तो स्पिक एंड स्पैन, जैसे किसी को साफ सुथरी पसंद है, जैसे आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सफाई बहुत पसंद होगी, वो जहां भी रहना चाहते हैं मीन्स बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, सैनिटाइज चीजें होनी चाहिए, सब प्रॉपरली अपनी जगह पे रखी होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज वन। तो स्पिक एंड स्पैन को आप नीट एंड क्लीन से रिलेट कर सकते हैं। याद करने का ये भी तरीका हो सकता है आपका। अगर आपको स्पिक का मीनिंग पता है तो आप आराम से कोरिलेट कर पाएंगे इसको। हाई एंड लो कोई मतलब नहीं है, डार्क एंड लाइट कोई मतलब नहीं है, हैप्पी एंड सैड। देखिए एग्जाम्पल सारे ऐसे अपोजिट वाले वर्ड जिससे आप कंफ्यूज हो। 9 अगस्त 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, याद रखिए। ठीक है, सो स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या हुआ? नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन से आप रिलेट कर देंगे स्पिक एंड स्पैन को। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू ड्रॉ दी हाइब्रू। टू ड्रॉ दी हाइब्रू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, सो हाइबो मीन्स तो एक्चुअल में वैसे धनुष को रिलेट कर देते हैं हम हाइबो से। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ड्रॉ करना हाइबो को मतलब क्या? किसी चीज को अतिरंजित करना, जैसे न्यूलीफाई। सबसे पहले न्यूलीफाई वर्ड है आपके सामने, न्यूलीफाई का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं आखिर होता क्या। न्यूलीफाई मतलब नल करना, या किसी चीज को अपने आप में अमान्य करना। अमान्य करना, दैट इज न्यूलीफाई हो गया। एग्जिगरेट, अगर मैं एग्जिगरेट वर्ड की बात करूं, इसका मतलब हिंदी में होता है अतिरंजित करना या बढ़ाना चढ़ाना। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज बी पार्ट। बिल्कुल, जिन्होंने बी पार्ट टिक किया उनका तो करेक्ट है, और जिन्होंने सी या डी टिक कर दिया या ए टिक कर दिया उनका थोड़ा सा गलत हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, सो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज बी पार्ट। ऑफ कोर्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडररेट, टू अंडररेट,
कुछ लोग और भी कुछ पढ़ रहे होंगे, अनडेटरेट पढ़ रहे होंगे, तो अंडर रेट ही लिखा हुआ है। अंडर रेट मतलब किसी चीज की कीमत को कम को बता रहा है ना अंडर रेट से, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, आप समझ चुके होंगे। आपका आंसर कम आंकना या कम किसी को कम आंकना, अंडर रेट करना, डेमार्केट। अगर मैं डेमार्केट की बात करूं तो इसका मतलब होता है सीमा रेखा खींचना, सीमा रेखा खींचना, दैट इज डेमार्केट, ठीक है। सीमा रेखा खींचना या सीमांकित करना, किसी चीज की लिमिट बना देना, लिमिट बना देना समझ रहे ना, किसी चीज के दायरे निर्धारित कर देना, दैट इज डेमार्केट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मजा आ रहा है चीजों में, हाँ ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज बिल्कुल बी पार्ट, ऑल एग। फटाफट देखिए और टिक करिए आंसर। ओके अगर मैं एगग वर्ड की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, एगग मीन्स होता है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, उत्सुक, मतलब जो बंदा बहुत ही उत्सुक है अंदर से, मतलब क्या उत्सुक है, मतलब क्या, ऑल एगग का मतलब क्या हुआ, सब कुछ उत्सुक। अब सब कुछ उत्सुक का तो कोई मीनिंग अच्छा सा नहीं निकल रहा है। अब अगर मैं अवॉइड मीन्स होता है बचना, कंटेंटमेंट। अगर मैं कंटेनमेंट की बात करूं तो इसका मतलब होता है संतोष। मैं कंटेनमेंट जोन की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है ना। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर मैंने बात की अमेज्ड की, अमेज्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अमेज्ड अपने आप में बात करता है चकित, और अनसिस्टमैटिकली मतलब जो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट इज। अब अगर मैं इस वर्ड के लिए बोलूं, उत्सुक को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे, चकित से। बाकी तो ऑप्शन कट जा रहे हैं ना हमारे, जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सी पार्ट टिक कर रहे हैं ना, उन्होंने सिक्सर मार दिया है माय डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर पूरी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉट टू मीन्स मैटर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे मीन्स मैटर्स का भी मीनिंग बताएंगे फटाफट, क्या होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके देखिए, मीन्स मैटर्स, मीन्स मैटर्स को अगर हम रिलेट करें किसी भी चीज को, ध्यान से समझिएगा, जैसा सोच रहे हैं वैसा मीनिंग नहीं है, समझिए। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है किसी भी बात को खुले दिल से कहना, किसी बात को खुले दिल से कहना, दैट इज मीन्स मैटर्स, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी मीन्स मैटर्स का यूज छुटपुट जो झगड़े होते हैं, छुटपुट जो कहा सुनी होती है, उससे भी रिलेट करते हैं मीन्स मैटर्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप जो सोच रहे थे वो गलत ही है, ठीक है। ओके नॉट टू मीन्स मैटर्स, अब आप रिलेट कर सकते हैं, इसको कैसे रिलेट करेंगे, टू बी एट एज मतलब आसान, किसी चीज को करने में सक्षम होना, बहुत ही आसानी होना, दैट कुड बी टू बी एट एज हो गया। नॉट टू नॉट कंफ्यूज अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज ना करना, ये दोनों ऑप्शन नहीं, इसका मीनिंग ये ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, नॉट टू मीन्स मैटर्स का एक्चुअल मतलब होता है टू स्पीक आउट पोलाइटली, मतलब किसी से प्यार से बात करना, पोलाइटली बात करना, दैट कुड बी, ठीक है। तो अगर आपने डी पार्ट टिक किया है तो आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है माय डियर एस्पिरेंट्स, और अगर सी पार्ट टिक कर दिया है या बी पार्ट या ए पार्ट तो थोड़ी सी गलती कर दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू स्टील अ स्टार्च, टू स्टील अ स्टार्च, फटाफट देखिए और टिक करिए आंसर।
सॉरी टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च, सॉरी टू स्टील अ मार्च वैसे एक इडियम स्टील अ स्टार्च भी होता है। अभी स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है? मार्च मीन्स होता है जुलूस, जुलूस समझ रहे हैं ना, जुलूस निकालना, दैट कुड बी। अब टू स्टील अ मार्च का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, कोई चांस नहीं है, बेवकूफी भरे एक्शन लेना, एक्टिविटीज करना। टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज को तोड़ना। अभी देखो दिमाग में आ रहा होगा मार्च जुलूस मतलब कुछ तोड़ने की बात हो रही है क्या? किसी चीज को बाहर निकालना, निकालना। देखो जुलूस को बाहर लेके जा रहे, कुछ ऐसे आप रिलेट करिए। टू आउटशाइन, बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। जो सी पार्ट टिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, वरना गलती कर दी आपने। टू आउटशाइन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। जो सी पार्ट टिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट। टू स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है? जुलूस, मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं टू स्टील अ मार्च का, ठीक है। चल, टू सी अ हिडन मीनिंग, कोई छुपा हुआ रहस्य है उसको समझना। इसके लिए क्या इडियम होता है, जरा बताओ, हिडन मीनिंग को समझना क्या होता है? चलिए ये भी जान लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस, टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब जो छुपा हुआ मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश करना, दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वेरी गुड। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज टू आउटशाइन, बिल्कुल। इन अ जिफी, भाई जिफी का मतलब भी बताएंगे कि जिफी का मतलब आखिर होता क्या है, ओके okay. अच्छा, जिफी बहुत ही प्यारा वर्ड है जिफी, और जिफी का मतलब होता है पल, कोई भी पल, मोमेंट, दैट इज जिफी। इन अ जिफी मतलब क्या हो गया? पल में, पल में मतलब एक शॉर्ट टाइम में किसी काम का हो जाना, सेकेंड्स में किसी टाइम का हो जाना, किसी काम का हो जाना, या छोटे से मोमेंट में किसी काम का हो जाना। समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली मतलब कोई काम जो बहुत ही जल्दी से हुआ है, बहुत ही तेजी से हुआ है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, किससे? जिफ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। टू, अब अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, बिल्कुल सी पार्ट, बिल्कुल सी पार्ट आप पहले से ही समझ गए होंगे कि सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ओके। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, फेल टू विन एप्रिसिएशन मतलब सामने वाले की एप्रिसिएशन विन करने से, मतलब सामने वाले की जो प्रशंसा नहीं जीत पाया, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, कोई भी काम किसी सही तरीके से हो रहा है, एप्रोप्रिएट मैनर से हो रहा है, दैट इज वन। टू फॉल इन लव, तो आंसर क्या जाएगा? सी पार्टी जाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज एंडेड इन फियास्को, एंडेड इन फियास्को। फियास्को का मतलब भी बताना है सबको, क्या होता है फियास्को का हिंदी मीनिंग, क्या होता है हिंदी में फियास्को को क्या बोलते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंडेड इन अ फियास्को, देखिए फियास्को का मतलब होता है, देखिए ध्यान से समझिए, फियास्को का मतलब होता है असफलता, असफलता। एंडेड इन अ फियास्को का मतलब होता है असफलता, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें असफलता से रिलेटेड कोई वर्ड मिल रहा है क्या? बिल्कुल समझ गए आप लोग, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट क्या होना चाहिए आंसर? ओके। अ कंप्लीट फेलर मतलब पूरी तरह से कोई पॉइंट जो है पूरी तरह से फेलर है, कंप्लीट फेलर को रिलेट कर सकते हैं हम एंडेड इन अ फियास्को। फियास्को मींस क्या बोला मैंने? फेलर ही होता है, सफलता ही होता है, ठीक है। सक्सेसफुल इवेंट, कोई चांस नहीं है। चेंज्ड वन कंप्लीटली, किसी को पूरी तरह से बदल देना, चेंज कर देना, कोई चांस नहीं है। ट्विस्टेड अराउंड, किसी चीज के चारों ओर घुमा हुआ,
ट्विस्टेड अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर घूमा हुआ किसी चीज के, कोई मतलब नहीं है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बिल्कुल। अगर आप ए पार्ट टिक कर रहे हैं ना माय डियर एस्पिरेंट्स, तो बिल्कुल आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो वाइल्ड ओट्स। ओट्स मीन्स क्या होता है वैसे? चलो पहले आप करिए फिर मैं करता हूं। ओके, सो वाइल्ड ओट्स। अच्छा, वाइल्ड ओट्स को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सो वाइल्ड ओट्स, सो मीन्स होता है बोना, किसी चीज को बोना, मतलब किसी फसल को बोना, दैट कुड बी सो। और अगर मैं ओट्स की बात करूं, ओट अपने आप में एक टाइप का अनाज, जई, जैसे ओट को ओट से ही जानो तो ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है ना। अब वाइल्ड ओट्स को बोना, जंगली जई को बोना, मतलब क्या, ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं, जो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा काम करना जो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। सो वाइल्ड ओट्स का ये मतलब होता है टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स, टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स, मतलब फुलिश थिंग्स, बेवकूफी भरे काम करना जिससे टाइम वेस्ट हो रहा हो, दैट इज टू शो वाइल्ड ओट्स। बिल्कुल, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपने सिक्सर मार दिया माय डियर एस्पिरेंट्स। टू मेक समवन फूल, किसी को बेवकूफ बनाना, कोई चांस नहीं है। टू मेक स्पेस टू रेड, कोई चांस नहीं है। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, कोई चांस नहीं है। आपका जो आंसर जाने वाला है, बिल्कुल ए बी सी तो क्रॉस हो गए, जिन्होंने एबीसी में से कुछ भी टिक किया उनका थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी डी वालों का सिक्सर लग चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। भाई सेशन को दिल से एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना, इतना बस मेरी बात मानेंगे, बाकी चीजों को समझेंगे, करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा आस्क करेंगे मुझसे, आप 1000 बार पूछिए, मैं आंसर करूंगा, चाहे वो किसी से रिगार्डिंग हो, किसी से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, पूछिए, आस्क करिए, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक आस्क करिए चीजों, लेकिन भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है, इतना काम जरूर करेंगे। हर एसएससी एस्पिरेंट तक ये सेशन पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिए इस चीज को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पिलर टू पोस्ट। ये कोई भी गलत नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। फटाफट देखिए और टिक करिए आंसर, 15 सेकेंड्स हैं आपके पास। If I am saying he is running pillar to post, if I am saying he is running pillar to post, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा है, कुछ ऐसा। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है, वन प्लेस टू अदर, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे दौड़ना, जाना, दैट कुड बी। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आप रिलेट करेंगे किससे, पिलर टू पोस्ट से। क्लियर हो गई बात। मेन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो मेन सपोर्ट है उसकी बात कर रहा है, ए पार्ट, जो होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। टू बी रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मीन्स होता है उत्सुक, व्याकुल किसी चीज को, या रिलेक्टेंस से आप रिलेट करते हैं जो अनिच्छा, जो बंदे के अंदर अनिच्छा है किसी काम को करने की, दैट इज रिलेक्टेंस, ठीक है ना। टू इंसाइट अदर्स, इंसाइट अदर्स मतलब सामने वाले को क्या करना, उत्तेजित करना, इंसाइट करना, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा, जो आंसर जाएगा दैट इज अ बी पार्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए चलते हैं होमवर्क की ओर। ये क्वेश्चंस थे जो आपने किए आज, ठीक है। आई होप स्कोर बताते रहेंगे फटाफट, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर जा रहा है आपका, फटाफट बताएंगे माय डियर एस्पिरेंट्स। ओके चल, सो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने है, ठीक है। 11 एंड 12, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी को आंसर करने, याद रखिएगा इस बात को, सबको आंसर करने, जितने भी इस सेशन को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, सबको आंसर करना है अपना होमवर्क,
ठीक है, इन इडियम्स का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। अपने थॉट्स भी देने हैं रेगुलर बेस पर, ठीक है। होमवर्क का आंसर लास्ट क्लास में जो होमवर्क मिला था रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, फर्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अगर, वैसे आप सभी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीग्राम पे जोड़ो और रेगुलर बेस पे क्विज भी ज्वाइन करो जो 9 PM पे रात में होती है। 9 PM पे डेली क्विज कराता हूँ, उसमें आपको डेली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ सेशन का जो PDF वगैरह है मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, यहाँ भी लेक्चर के नीचे आपको कुछ टाइम में 12 आवर्स के अंदर आपको लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF मिल जाएगा। आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश बाय नितिन महंतरास, इससे सर्च कर लीजिए या फिर ये पर्टिकुलर लिंक डाल दीजिए और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आएंगे ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ सेशन हो चुका है भाई समाप्त। अगर सेशन में मजा आया ना तो भाई लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ नए और प्यारे सेगमेंट्स के साथ। टाइम याद रखिएगा 10 AM, सुबह 10 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी, याद रखिए, ठीक है। तो इस टाइम को फिक्स रखिए, इस टाइम पे आपको क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।